बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे और ईमान की बहुत अच्छी हालत में होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो बकिया 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो हमारे रिमेनिंग रह गए थे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको रिसेंटली पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें जो फेज़ 1 के जितने भी एमसीक्यूज आए थे मैथ के, उसमें 10 मैंने एमसीक्यूज करवा दिए थे। ठीक है, रिमेनिंग जो हमारे 10 क्वेश्चन रह गए थे, आज हमें उन्हों का हम डिस्कस करेंगे। हुआ कुछ यूँ कि मेरी थोड़ी तबीयत का इशू था, फॉर दिस रीज़न मैंने अपलोड नहीं की वीडियो। तो आज हम जो है वो उनका सॉल्यूशन करेंगे। और आपको एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। बेटा, ये जो बकिया 10 क्वेश्चन है ना, इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मतलब एक कह लो कि टफ हैं और बहुत लेंथी इनका सॉल्यूशन है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस को, ठीक है, एक अच्छे वे में मैं आपको समझा सकूं और आसान तरीके से मैं आपका उस कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। ठीक है, तो अगर आप उससे पहले चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। अच्छा, एक और बात मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, जो भी मतलब सेकंड फेज़ में आप लोग टेस्ट देने जा रहे हो। ठीक है, जो भी कोई सेकंड फेज़ में टेस्ट देने जा रहा है तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो ये थी कि शुरू में ही सुन लो। ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था लेकिन मैं बता नहीं पाया, मैं भूल गया। तो खैर, तो अब इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि बेटा एक वेबसाइट है हमारी, PAKMCQs.com। ठीक है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को बेटा लाजमी विजिट करना है। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ ये जितने भी मैथ के क्वेश्चंस आए थे ना आपके सारे, मेरा बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी इस वेबसाइट से उठाए गए थे, इस वेबसाइट पे पड़े हुए थे। मैंने जो है वो हर स्टूडेंट को, जो भी हमारा पेड ग्रुप का था या कोई भी हमारे ग्रुप का स्टूडेंट था, उसको मैंने यही कहा था बेटा कि प्रैक्टिस के लिए आप PAKMCQs.com की वेबसाइट पर जाना, मैथ के सेक्शन में जाना, वहाँ पर कैटेगरीज है एवरेज के क्वेश्चंस की, परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, ये सब वहाँ से आपको मिल जाएंगे और वहाँ से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये भी जितने भी क्वेश्चंस आए थे वहाँ से आए थे। इंग्लिश और मैथ वो है लाजमी यहाँ से डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो है वो सेकंड फेज़ अच्छा हो जाए और इंशाल्लाह अच्छा होगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, मुझे भरोसा है आप लोगों पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो डिस्कस करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मैं एक पहले पेपर ले लूँ यहाँ पे। अब पहला क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो कि वो हमने 10 कर लिए थे, यहाँ तक अब 11 से स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले पहला क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज़ 90। कहने का मतलब वो सिंपल ये है मेरा बेटा, वो कह रहा है कि 120 में से एक बच्चे ने 90 मार्क्स गेन किए, तो ये बताओ उसकी परसेंटेज क्या बनेगी। ये तो सिंपल है, बता चुका हूँ। ठीक है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है। ठीक है, ये परसेंटेज बराबर होती है किसके, यानी कि उसने कितने 90 मार्क्स लिए, कितने में से लिए 120 में से। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो 75% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, उसमें क्या हुआ था, पहली वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें पहला सवाल था 56 प्लस आई थिंक कुछ था नंबर, तो मैंने सॉल्यूशन करते हुए 15 लिख दिया। तो काफ़ी बच्चे बोले भाई कमेंट में, आप जो है वो आपने 15 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, वो इस तरीके से था। तो कह रहे 300 बनेगा। अब भाई मेरे से गलती हो गई, इसकी मैं माजरत चाहता हूँ, हो जाती है गलती। ठीक है, तो समटाइम्स बंदा लिखते लिखते भूल जाता है। ठीक है, उम्मीद है मेरा बेटा आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखें, ये तो इजी है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस जो है शुरू के इजी हैं, बाकी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका लेंथी थोड़ा सॉल्यूशन है, तो मैंने पहले से सॉल्व करके रखें ताकि मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे वे से मैं आपको क्लियर करा दूं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, वो आपको ये कह रहा है, वो कह रहा है कि हाउ मच 60% ऑफ 50 इज ग्रेटर देन 40% ऑफ 30। अब सिंपल में वो कहना ये चाह रहा है मेरा बेटा, वो कह रहा है कि हम 50 का 60% ले रहे हैं और 30 का 40% ले रहे हैं। वो कह रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ग्रेटर देन इसके सॉल्यूशन से है। कहने का मतलब वो ये है कि आप इसका पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल आपको समझ में आएगा। यानी कि पहले आपने करना ये है मेरा बेटा कि आपने जो है वो 60% ऑफ 50 निकालना है। तो 60% ऑफ 50 कैसे निकलता है कि डिवाइड में 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज की साइन को हटाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से लगा लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे 30। अब आप निकालोगे 40 का 30%। ठीक है, तो 40 का 30% भी सेम एज इट इज़ निकलेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 4 12। तो अब आप इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये क्या था, ग्रेटर था। तो यानी कि 30 माइनस का 12, तो कितना बचेगा यहाँ पे 18 बचेगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। कहाँ पर है ये रहा ऑप्शन। ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 आप देखें, क्वेश्चन नंबर सॉरी 13 में आपको क्या बोल रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 वो कह रहा है कि 18 मैन कैन ईट 20 kg ऑफ राइस इन 3 days। अब कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक वो ये कहना चाह रहा है कि 18 मैन यानी कि 18 बंदे 20 किलो राइस जो है वो खा रहे हैं। ठीक है, मतलब खा सकते हैं कितने, 3 दिन के अंदर। तो ये बताओ कि हाउ लॉन्ग विल 6 मैन टेक ईट 40 kg
ऑफ राइस, यानी कि 6 बंदे 40 केजी राइस जो है वो कितने दिन में खा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो पहले मैंने आपको ये समझा चुका हूँ कि इसमें किस तरीके से डेटा बनता है। तो मैं एक बाय ट्रिक फार्मूला बताऊँगा और आपको ये उम्मीद है कि आपको करना आता होगा, लेकिन मैं बाय ट्रिक फार्मूला से सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं वही सिंपल जैसे हम करते हैं वो मेथड मैं आपको बताऊँगा कि भाई देखो 13। तो आप क्या करते हो बेटा, इस तरीके से लिख लेते हो ना डेटा, इस तरीके से डेटा बनता है ये वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस का। कि क्या बोल रहा है वो, आपको मेन की बोल रहा है तो आप मेन लिख दोगे। किसकी बोल रहा था, राइस की बात कर रहा था, यहाँ पे राइस लिख दो। ठीक है, और उसके बाद किसकी बात हो रही थी, डेज की, तो आपने यहाँ पे डेज की हेडिंग मेंशन कर दी। ठीक है, अब कितने बंदे, 18 बंदे भाई खा रहे थे। कितना खा रहे थे, 20 किलो खा रहे थे, और कितने दिन में, 3 दिन के अंदर। अब कह रहा था कि 6 बंदे, ठीक है, 40 केजी यानी कि 40 केजी राइस कितने दिन में खाएंगे। कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो कितने दिन मतलब आपको वैल्यू नहीं मालूम, तो आप क्या करोगे, सपोज कर लोगे वाई एक्स से। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से रिलेशन बनेगा कि आप देखो कि ये चीज़ जो है वो हमारी क्या हो रही है, ये चीज़ इस तरीके से, ये चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, ये चीज़ ऊपर इंक्रीज़ हो रही है, तो राइस यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो ज़ाहिरी बात है डेज भी इंक्रीज़ होंगे ना। तो ज़ाहिरी बात है जब ये आपका जो है ये ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ आपका नीचे की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपके डेज भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। कहने का मतलब सिंपल मेरा बेटा ये है कि वो कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल देते हैं कि बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है। ठीक है, तो यही बात है कि भाई मतलब कम बंदे होंगे, ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो कितना ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पे। इन्वर्स जो है ना वो रेसिप्रोकल वाला, कि भाई एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इस तरीके से ना। तो ये जहाँ पे बंदे कम है तो फिर ज़्यादा दिन लगेंगे। तो अब इसका जो बेसिकली हमारे पास रिलेशन बनेगा, जो रिलेशन वाला फार्मूला बनेगा वो इस तरीके से मेरे पास बनेगा बेटा, कि हमारा फार्मूला जो है वो बनेगा कि हमें डे 2 मालूम करना है, दूसरा दिन, यानी कि एक्स मुझे मालूम करना है। डे 2 बराबर होगा किसके बेटा, डे 1 मल्टीप्लाई बाय आपका मेन 1 ऊपर आएगा। ठीक है, ये आपको पता है किस तरीके से, ये आप कर चुके हो, ये सब नहीं आपको पता होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस। मल्टीप्लाई बाय वर्क 2 डिवाइडेड बाय वर्क 1। ठीक है, ये हमारा जो है वो फार्मूला बनेगा। तो अब आप इनमें वैल्यूज पुट कर दो, ये आपका 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2, क्योंकि आपको ये चीज़ तो मालूम करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x यहाँ पे पुट कर दो। आगे डे 1 हमारे को कितना दे रहा था, यानी कि 3 दिन, मल्टीप्लाई बाय मेन 1 आपको 18 बंदे दे रहा था, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा। क्योंकि देखो जिस तरीके से चल रही है ना, यहाँ से हम स्टार्ट, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, यानी कि ये चीज़ ऊपर जा रही थी, तो ये चीज़ मतलब एज इट इज़ यहाँ पर आ गई। अब ये चीज़ ऊपर से नीचे आ रही थी, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो एरो की तरफ जा रहा था ना, तो ये चीज़ ऊपर आई और ऊपर वाली चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, यानी कि इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे बेटा, तो यहाँ पे भी मतलब कैसे कि x बराबर हो जाएगा 3 एज इट इज़। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। इसको फिर 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या बचा 2। जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 डेज, यानी कि डे 2 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 18 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कहाँ पर है ये हमारा डे 18 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, वो आपको क्या कह रहा है मेरा बेटा, वो कह रहा है कि 3.5 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंटेजेस। अब सिंपल वो आपको कह रहा है कि 3.5 को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, यानी कि 3.5 को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो सिंपल आपके पास क्या बनेगा, हमें पता है कि भाई हम क्या करते हैं, जब भी पॉइंट को हटाते हैं डेसिमल पॉइंट को, तो हमारे पास डिवाइड में क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। 10 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास डिजिट के बाद कितना डेसिमल था, और सॉरी कितना डिजिट था, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट कितने थे, एक डिजिट था, तो 10 आ गया। ठीक है, अब सिंपल यहाँ से 0 कैंसिल, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ जाएगा मेरा बेटा 350%। तो ये मेरे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि मेरा बेटा आपको समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें, वो आपको क्या बोला, वो कह रहा है कि फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज। हमें क्या करना है कि ये जो सीरीज दे रहा है, इस सीरीज में से जो है वो रॉन्ग नंबर को मालूम करना है, जो उसके अंदर गलत नंबर है। तो कहने का मतलब सिंपल वो ये है कि इसमें सीरीज में से भाई आप रॉन्ग नंबर निकालो, तो कैसे निकालोगे, इसके 2 मेथड हैं। ठीक है, एक तो ये आप देखो कि भाई सीरीज़ किस तरीके से जनरेट हो रही है। ठीक है, या सीरीज़ में ये देख लो कि भाई अगला नंबर किस तरीके से बन रहा है। बात तो एक ही है। ठीक है, सिंपल बात है, बात एक ही है। तो अब कैसे करेंगे, तो अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ कैसे बन रही है, अगर मैं 1 का फैक्टोरियल निकालूँ तो मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है।
ठीक है, अगेन मैं 1 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब फैक्टोरियल होता है क्या है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। लाइक मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, ये साइन कहलाती है फैक्टोरियल। अच्छा, और जो कि वो फैक्टो फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक और चीज़ होती है, ये इंग्लिश में ना, अगर ये मैथ में इसे फैक्टोरियल बोलते हैं और इंग्लिश में आई थिंक एक्सक्लेमेनेशन बोलते हैं। ये मुझे पता नहीं है इंग्लिश में, बट इन मैथ आप इसको फैक्टोरियल कहते हैं। अच्छा, मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या होता है कि आपने 3 को, यानी जिस नंबर का भी आप फैक्टोरियल फाइंड करोगे ना मेरा बेटा, उस नंबर को उसके पिछले जितने भी नंबर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 को उसके पिछले नंबर 2, उसका पिछले नंबर 1, इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका फैक्टोरियल क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरीके से आप फैक्टोरियल निकालते हो। अब लाइक मुझे यहाँ पे 2 का निकालना है, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि उल्टा चलेंगे हम। 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या आता है, 6 आता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसी तरीके से मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 का मतलब क्या होगा कि 4, 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इस सब को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे को आंसर क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। अब मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या निकलता है बेटा, 5 का मतलब क्या होगा कि भाई इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा, है ना, 5, 4, 3, 2, 1। तो इन सबको पीछे रिवर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 1 पर आके एंड करेंगे। अगर मुझे 100 का फैक्टोरियल निकालना होगा, लाइक मुझे 100 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 100 का फैक्टोरियल मैं कैसे निकालूंगा मेरा बेटा, कि मैं उसको उसके पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। कहाँ तक मल्टीप्लाई करूंगा, मैं एंड करूंगा 1 पर आके, ठीक है। ये चलता जा रहा और आखिर एंड होगा मेरा 1 के ऊपर, है ना। इसी तरीके से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड 1 के ऊपर जाके मेरा एंड हो जाएगा, फिर उस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब कहने का मतलब, अब मैं यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल निकालता हूँ तो 5 का निकलेगा 5 4 द 20, 20 को फिर 3 से करेंगे तो 60, 60 को 2 से करेंगे तो 120, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल निकालता हूँ, तो 6 का फैक्टोरियल जो है वो आपके पास क्या निकलता है, 720 निकलता है, ठीक है। अब कहने का मतलब, अगर मैंने 1 का निकाला तो 1 आ गया, 1 का निकाला तो 1 आ गया, 2 का फैक्टोरियल निकाला तो 2 यहाँ पर है, 3 का निकाला तो 6 आया, 6 यहाँ पर है, 4 का निकाला तो 24 यहाँ पर है। अब कहने का मतलब ये है कि 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 120 यहाँ पर नहीं है, 6 का निकालना है तो 720 है, लेकिन 120 5 का फैक्टोरियल जो 120 वो यहाँ पर है नहीं है, तो ये यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, रॉन्ग है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, 96 होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरा बेटा, उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्या भाई, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 64% of the market price. Calculate the gain percentage after allowing a discount of 12%. अब कहने का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि ये हमारा जो सवाल है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। काफ़ी को आ गया होगा, अच्छी बात है, उम्मीद है, और इंशाल्लाह आपको इसमें, जिनको नहीं आया होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को समझने से पहले आपको कुछ छोटी मोटी टर्म्स पता होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस में क्या फ़र्क होता है और ये क्या होती है। देखो सिंपल ये है मेरे पास बेटा कि ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है। अब मैं पहले शुरू से चल रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैंने मार्कर लिया कंपनी से, ठीक है, ये मार्कर मैंने कहाँ से लिया, कंपनी से लिया, लाइक 10 रुपये का, तो ये मेरी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई, यानी कि मैंने लागत लगाई, ठीक है ना। जब भी आप कोई शॉपकीपर मतलब दुकान खोलता है तो पहले वो माल खरीदता है, तो लाइक मैंने पीछे से कंपनी से ये ले लिया मैंने 10 रुपये का, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। अब मार्केट प्राइस क्या होगी, इसके ऊपर मैंने क्या करा, लेबल लगा दिया। लेबल का मतलब इसके ऊपर लगाए होते हैं ना, लेबल लगे हुए होते हैं, या इसी के ऊपर हम लिख देते हैं भाई ये 100 रुपये का, ये लेबल, यानी कि ये क्या है, इसकी मार्केट प्राइस है। आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स के अंदर कि आपके पास जो पुतले रखे हुए होते हैं, उसको कपड़े पहनाए हुए होते हैं या कुछ ऐसा होता है, उनके ऊपर लेबल लगा हुआ होता है कि भाई ये चीज़ इतने की है, यानी कि टैग किया होता है प्राइस को कि भाई ये है ना 1000 रुपये का है, ये 2000 रुपये का है, ये 5000 का है, XYZ जितने का भी है, ठीक है। ये हो गई मार्केट प्राइस, यानी कि लोगों को दिखाना, वही मैं आपको लिखा ना, द प्राइस शोन ऑन द टैग डिस्प्ले प्राइस, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई ये चीज़ इतने की है। अब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हमारे पास वो चीज़ होती है कि हम जो है वो मार्केट प्राइस के, यानी कि चीज़ जो हमें सेल करनी है ना, हम उसको उतने में ही करते हैं, लेकिन ऊपर हम कुछ ऐसा डिस्काउंट रख देते हैं, यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका जो हमारे पास क्या होता है, वो डिस्काउंट होता है। कहने का मतलब सिंपल मेरे पास ये है बेटा कि लाइक ये 100 रुपये का है, मार्केट जो है ना 100 रुपये का है, ठीक है। मैं कह देता हूँ भाई ये मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ और ये वैसे 150 का है, समझ रहे बात है, ये 100 रुपये का मुझे बेचना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये 150 का है, यानी कि 50% मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ,
तो इस तरीके से क्या होता है कि ऊपर आप डिस्काउंट रख रहे हो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और बेच उतने का ही रहे हो जितने का ये बेचना है आपने, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। समझिए मेरी बात। अच्छा, उसके बाद होती है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है कि भाई आपने क्या किया, लाइक मार्केट प्राइस आपके पास कहने का मतलब ये 10 रुपये का है, आप इसको शो करा रहे हो भाई ये 20 रुपये का, यानी कि मार्केट प्राइस आप शो करवा रहे हो ये 20 रुपये का है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि 20 रुपये का ही आप बेच दो, यानी कि हर कस्टमर ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो 20 रुपये का ही खरीदे। तो कुछ आएंगे, कुछ बोलेंगे यार थोड़ी सी रियायत कर ले, कुछ कम कर ले, ठीक है। मार्केट प्राइस भले उसकी 20 रुपये आपने रखी हुई है, या दो मार्केट प्राइस आपने शो की हुई वो 20 रुपये की है, लेकिन हर कोई तो 20 रुपये का नहीं खरीदेगा, वो आपको बोलेगा कि यार कुछ कम कर, ठीक है। या ऊंच नीच करके वो आपने प्रॉफिट रख के, डिस्काउंट रख के, मतलब आपने बेच दिया, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो आपका क्या कहलाएगा, लाइक उसने 17 रुपये का खरीदा, 15 रुपये का खरीदा, और आपने पीछे से कितने का खरीदा, 10 रुपये का, यानी कि 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना आपको, तो वो क्या है, आपकी सेलिंग प्राइस कहलाती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब ये क्या है भाई, मार्केट प्राइस। अच्छा, कहने का मतलब ये मैंने जो लिखा है ना, तो ये क्या लिखा है कि भाई आपकी मार्केट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि सबसे बड़ी प्राइस कौन सी होती है, मार्केट, उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा इस तरीके से अरेंज होता है। ज़ाहिर बात है मार्केट प्राइस बार बड़ी होगी, सेलिंग प्राइस उससे कम होगी, उससे कम जो है वो कॉस्ट प्राइस होगी जितने की आपने खरीदी थी, जो लागत लगाई। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। वो कहता है कि भाई द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, हमारे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस दी गई है किसकी, आर्टिकल की। कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो 64% है, किससे, मार्केट से। यानी कि अगर मार्केट में उस आर्टिकल की मार्केट प्राइस 100% है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस उससे 64% दे रहा है। समझ आई मेरी बात। अगर मार्केट प्राइस पूरी 100% है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी दे रहा है, मार्केट से 64% दे रहा है। आगे कहता है कैलकुलेट द गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज का मतलब है प्रॉफिट हमें मालूम करना है। क्या मालूम करना है, कि भाई प्रॉफिट हुआ, कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट मतलब कितना हुआ, जो भी अब मालूम करना है। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 12%, यानी कि जो आर्टिकल है उस पर हम 12% डिस्काउंट अगर दे दें कस्टमर को, तो ये बताओ कि शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ है, यानी कि गेन परसेंटेज हमें मालूम करनी है। ठीक है, उम्मीद है मेरा बेटा आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, अब जो है इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। और सॉल्यूशन हमें क्या दे रहा है, मतलब हमें क्या क्या गिवन दे रहा था बेटा आपको। वो कह रहा था कि भाई कॉस्ट प्राइस दे रहा था 64% ऑफ मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस से वो 64% हमें कॉस्ट प्राइस दे रहा था। डिस्काउंट कितना दे रहा था, 12% का डिस्काउंट हो रहा था। और गेन परसेंटेज हमें मालूम करनी थी, यानी कि प्रॉफिट मालूम करना था किसमें, परसेंटेज के अंदर। तो लेट कर लेते हैं भाई, मार्केट प्राइस हमारे पास कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 64 रुपीज़ हो जाएगी। कैसे, कि देखो हमने मार्केट प्राइस सपोज की थी 100%, ऐसे ही किया था ना, मार्केट प्राइस हमने 100% सपोज की थी, यानी 100 रुपीज़ हमने सपोज कर ली। ठीक है, यहाँ पे हमने लेट कर लिया। अभी मैंने जैसे आपको पीछे बताया था कि भाई मार्केट प्राइस अगर 100 रुपये, तो 64% अगर हम 100 निकालेंगे तो कितना, 100 का 64% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 64 रुपीज़ बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, हम जो है वो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, कि मार्केट प्राइस में से हम डिस्काउंट प्राइस को जो है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर मार्केट प्राइस 100 रुपये है और डिस्काउंट कितना था, 12% का था, तो हम मार्केट प्राइस का जो है वो हम 12% निकालेंगे। ठीक है, और उसको मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास सेलिंग कितने की आ जाएगी, 88 रुपीज़ की आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यानी कि आपके पास कॉस्ट प्राइस भी निकल के आ गई, परसेंटेज से हटा के हमने उसको नंबरिंग में निकाल दिया, यानी कि एक सिंपल रुपीज़ में निकाल दिया। और यहाँ से भी हमने सेलिंग प्राइस जो थी हमने वो परसेंटेज से हटा के किस में निकाल दी, रुपीज़ में निकाल दी। अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपको गिवन हो गई, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था, मैंने आपको एक पढ़ाया था फार्मूला कि डिस्काउंट रेट, यानी कि गेन, यहाँ पे मैंने लिखा है गेन परसेंटेज। तो यहाँ पे मैंने लिखवाया था कि डिस्काउंट रेट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे बस वैल्यूज़ को पुट करो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की, और उसके बाद इसका सॉल्व करो सिंप्लीफिकेशन करने का, तो हमारे को आंसर क्या मिल रहा है, 37.5%। तो यानी कि इस वाले MCQs का राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, 37.550। ठीक है, 50 ले लो या 5, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये मेरा जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा इन सिंपल। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या कहता है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये क्वेश्चन आपके समझ लो भाई
टफ क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, गौर से समझिएगा। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25% बाय हाउ मच परसेंट अ कार ओनर शुड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट जो है वो एक्सपेंडिचर ऑफ पेट्रोल वुड नॉट बी इंक्रीज। कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके पास एक कार ओनर है, कार ओनर का मतलब भाई एक बंदा है, उसके बाद अपनी एक कार है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है अपनी, ठीक है। अब सवाल ये कहना चाह रहा है कि भाई कार का जो पेट्रोल डलता है ना, यानी कि सपोज करो, मैं कहने नहीं चाह रहा हूँ मेरा बेटा कि आप पेट्रोल डलवाते हो 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस चल रही है 100 रुपये, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई 1 लीटर की प्राइस चल रही है 100 रुपये, एज्यूम कर रहे हैं हम, लेट कर रहे हैं कि भाई 1 लीटर का पेट्रोल 100 रुपये का डल रहा है। तो अब वो कहना ये चाह रहा है सवाल में कि भाई पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 25% इंक्रीज हो गई, ठीक है। और जो कार का ओनर जो है वो जो पेट्रोल डलवाता है ना, तो अब उसे क्या करना है कि अपना गाड़ी का पेट्रोल कम करना है, ताकि वो जितने का पेट्रोल डलवाता है ना वो उसको उसमें बचत हो, ठीक है। जितना वो पहले डलवाता था, मतलब उसी प्राइस के अंदर जो है वो भले कम पेट्रोल डलवाए, लेकिन उसी प्राइस के अंदर उसका काम हो जाए। तो वो इसमें हमें बताना है बाय मैथमेटिकली क्या आंसर होगा। समझे मेरी बात? कहने का मतलब सिंपल मेरा ये है कि भाई कार ओनर अगर पेट्रोल, चलो सॉल्यूशन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। भाई वो कह रहा है कि प्राइस है हमने सपोज कर लिया पर लीटर पेट्रोल जो है ना कितने का, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल डल रहा है कितने का, 100 रुपये का, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया। अब कह रहा है कंजप्शन कितनी है, कि भाई वो 100 लीटर पेट्रोल डलवा रहा है। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि भाई गाड़ी का जो ओनर है वो 100 लीटर पेट्रोल डलवाता है, और 1 लीटर कितने का चल रहा है, 100 रुपये का चल रहा है। तो उसकी कितने पैसे बने, 10,000 रुपये बन गए ना, यानी कि हम प्राइस को लीटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बन गए, 10,000 बन गए, सही है ना। वो पेट्रोल डलवाएगा तो 10,000 रुपये बन गए। अब आगे ये कहता है कि अब जो ये पेट्रोल बढ़ गया, कितना हो गया, 25% इंक्रीज हो गया, तो कितना, फिर 1 लीटर पेट्रोल कितने का हो जाएगा, 125 का हो जाएगा। समझे मेरी बात? कि अगर 100 रुपये का था और 25% इंक्रीज हो गया तो कितने का हो गया, पर लीटर पेट्रोल 125 रुपये का हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या मालूम करेंगे, न्यू कंजप्शन। न्यू कंजप्शन का मतलब ये है कि वो 10,000 का ही पेट्रोल डलवाएगा, जितना वो पहले 10,000 का ही डलवाता था ना, वो डलवाएगा 10,000 का ही। अब मुझे ये बताना है कि 10,000 में कितना पेट्रोल डलेगा। समझ आई बात? कहने का मतलब सिंपल ये था कि वो पहले भी 10,000 का डलवा रहा था, 10,000 में उसका कितना, 100 लीटर पेट्रोल डल रहा था, अब भी वो 10,000 का ही डलवाएगा, बट बताना ये है कि 10,000 में अब वो कितने का पेट्रोल उसके बाद डल रहा है। तो अब हम यहाँ आगे क्या करेंगे, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि 125 पर लीटर तक, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि 125 न्यू कंजप्शन जो है वो किसके बराबर है, यानी कि हमने ये फार्मूला लगाया क्या, कि भाई पर लीटर पेट्रोल न्यू कंजप्शन मुझे मालूम करनी है। न्यू कंजप्शन का मतलब है अब पेट्रोल कितना डलेगा, ऐसा ही है। तो बराबर है किसके, 10,000 के, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आगे डिवाइड करेगा। जब इसने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 80 लीटर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि 10,000 में अब कितना जो है पेट्रोल डलेगा, वो 80 रुपये का डलेगा और 80 लीटर डलेगा। अब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि कंजप्शन जो है वो कितनी रिड्यूस हुई, यानी कि पहले वो 100 लीटर डलवा रहा था, ठीक है, यानी कि उसका पेट्रोल कितना डल रहा था, 100 लीटर्स, और बाद में कितना डाला, 80 लीटर डल रहा है। तो जब 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 20 लीटर्स आ गया, ठीक है। तो अगर इसको हम पेट्रोल को जो है वो क्या कहते हैं परसेंटेज में बताएंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ये तो आपको पता है। अब सवाल में ये कहना चाह रहा था कि रिड्यूस कितना हुआ है, हमें ये बताना है। पहले 100 लीटर डल रहा था, फिर 80 डल रहा है, इसमें जो है वो डिफरेंस कितना आया, 20 नंबर का डिफरेंस आया, तो 20 तो मेरा आंसर है। समझ आई बात? हमने क्या मालूम करना था, रिडक्शन मालूम करनी थी, यानी कितना रिड्यूस हुआ, कितना कम किया उसका पेट्रोल, कितना कम हुआ। तो 20, हमारे पास 20 लीटर जो है उसका पेट्रोल कम हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें, वो आपको क्या क्या कह रहा है। वो कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 500 इस इन्वेस्टेड एट अ फिक्स रेट 8% पर एनम, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल बी द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 ईयर टाइम्स, और जो है इफ़ द इन्वेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। अब कहना क्या चाह रहा है ये सवाल, इसको समझते हैं। कहना ये चाह रहा है सवाल, वो कह रहा है कि भाई एक बंदा जो है उसके पास कितने, 5,000 रुपये, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है पैसे, ठीक है। जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, फिक्स रेट होगा, ठीक है। फिक्स रेट कितना होगा उसको, 8% मिलेगा पर एनम। पर एनम का मतलब है पर ईयर। कहने का मतलब सिंपल मेरा ये है, वो ये है कि भाई उसने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, उसको कितना मिल रहा है, 8% मिल रहा है। 8% ये क्या है, इंटरेस्ट है,
पीछे हमने इंटरेस्ट वाले सवाल पढ़ के आ चुके हैं। इसका पार्ट 1 में मैंने वो भी आया था, मैंने आपको करवाया था कि भाई उसको 8% मिल रहा है पर एनम मिल रहा है, यानी कि 1 साल में उसको 8% मिल रहा है। तो मुझे ये बताना है कि भाई जो उसने इन्वेस्ट किया ना, तो 5 ईयर टाइम्स, यानी कि 5 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। और हर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड है एवरी 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के बाद जो है वो इंटरेस्ट उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल बात है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। कि प्राइस कितनी दे रहा था वो आपको, 5,000 रुपये दे रहा था। रेट कितना था, 8% पर एनम था। 8% पर एनम, यानी कि पर ईयर जो है वो कितना था, 8% था। ठीक है, टाइम कितना लग रहा था, 5 साल के बाद का हमें बताना है। तो कंपाउंडेड कितना है कि भाई हर 6 मंथ के बाद होता है ना, यानी कि हर महीने में कितने, सॉरी हर साल में कितना होता है, 6 साल का डिफरेंस होता है ना, 6 फिर 6, तो यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा। सही है ना, यानी कि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6 मंथ के बाद मिल रहा है, और 8% मिल रहा है वो किसमें, एनम में मिल रहा है, यानी कि ईयर में। तो हमारे पास ट्रिक वाला फार्मूला क्या बनेगा, वो ये बनेगा। ठीक है, वो ये फार्मूला बनेगा, यानी कि ए जो हमें मालूम करना है अमाउंट, ए मतलब क्या है, यहाँ पे अमाउंट हमें मालूम करनी है, पी यहाँ पे क्या है प्राइस, आर यहाँ पे क्या है रेट। ठीक है, और ये क्या है 2 टाइम्स का मतलब पर ईयर में कितने, एवरी 6 मंथ की बात हो रही है, यानी कि हर 6 महीने बाद उसका इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा उसे। तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करो और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7401। मतलब अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो वो बहुत लंबा है, तो ये सिंपल मैंने फार्मूला लिखा। अब ये खुद से आप थोड़ा कोशिश करोगे तो बनेगा। ठीक है, ये आपको खुद से थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जैसे मैंने आपको बोला parkmcqs.com की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको इजीली ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनके आप प्रैक्टिस करोगे। और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, लेकिन आप शुरू के 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट जो 2 क्वेश्चन है उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो आपको क्या कह रहा है। वो कह रहा है द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई टावर मेक एन एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है एंगल ऑफ एवोल्यूशन की, तो आपको पता होना चाहिए भाई एंगल ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है, और आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है आपके पास डिस्प्रेशन, आई थिंक, या डिप्रेशन होता है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेसिकली एंगल ऑफ एवोल्यूशन जो है, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो, कहने का मतलब ये आपका जो है, जैसे ये हमारे पास जो है ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है इसी सवाल की। तो अगर आप यहाँ से ऊपर टॉप से अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो, आप यहाँ से नीचे की तरफ देखोगे तो आपका कौन सा कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो आपका कौन सा कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अब सवाल आपको कह रहा है द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई टावर मेक एन एंगल एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, हमारे पास जो है वो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री का, और हाइट कितनी दे रहा है टावर की, 15 मीटर दे रहा है। वो कहता है विद द बॉटम ऑफ द एलिवेशन पोल। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोल भी है। ठीक है, वहाँ पे भी हमारे पास एक एंगल बन रहा है, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, वो कहता है विद द टॉप ऑफ द पोल व्हाट इज द हाईएस्ट हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल। कहने का मतलब वो ये कहना ये चाह रहा है, ठीक है, मैंने बाय डायग्राम आपको समझाता हूँ। कहना ये चाह रहा है आपको कि भाई मेरे पास एक टावर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये लाइन एक टावर है, और इसके साथ एक इलेक्ट्रिक पोल कनेक्टेड है, जो ये इलेक्ट्रिक पोल है। इसका जो डिग्री एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ जो है एलिवेशन, वो बन रहा है कितना, 60 डिग्री, और इसका बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री। और इस पोल की यानी सॉरी इस टावर की हाइट कितनी दे रहा है, वो 15 मीटर दे रहा है। वो बोल रहा है कि इस वाले ये वाला जो इलेक्ट्रिक पोल है ना, इसको जो हम सपोज कर रहे हैं वो एच है, कैपिटल एच और स्मॉल एच, और ये मेरे पास क्या है, कैपिटल एच, जो है इस पोल की हाइट दे रहा है। और इस वाले पोल की हाइट क्या होगी वो हमने बतानी है। ठीक है, इस वाले पोल की हाइट क्या होगी वो हमें बतानी है। तो हमने वही चीज़ डेटा मैंने बनाया है डायग्राम, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो है, जहाँ पे मैंने क्या बनाया, वही डेटा बनाया है कि भाई टावर की हाइट कितनी दे रहा है आपको, 15 मीटर दे रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एवेलेशन ऑफ द बॉटम पोल, यानी कि ये इलेक्ट्रिक पोल जो आपको दे रहा था, ये बॉटम वाला, उसका जो ये एंगल कितने दे रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, और टावर का एंगल आपको कितने दे रहा है, वो 30 डिग्री का। अब वो कह रहा है कि फाइंड करो कि भाई ये पोल जो है ना, इसकी हाइट कितनी होगी। इसकी तो हाइट दे रहा है हमारे को टावर की, पोल की हाइट आपसे मालूम कर रहा है। तो आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत आसान मैंने तरीके से शॉर्ट ट्रिक से लिखा है कि आपका एच जो है, स्मॉल एच जो हमें मालूम करना है, कैपिटल एच भरा इनटू हमारे पास 1 माइनस का 10 30 डिग्री, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा,
10 डिग्री का एंगल बनेगा ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे साइन अपॉन कॉस यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको पता है भाई, डायग्राम में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल फार्मूला बनेगा जो शॉर्ट ट्रिक वाला है। तो आपको पता है 10/30 किसके बराबर होता है? 1/√3 और √3, हाँ, और 10/60 बराबर होता है √3 के, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ रखो, बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। एच यहाँ पे जो कैपिटल एच था वो हमारे को कितना जाता है? 15 मीटर, ठीक है। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं वैल्यूज़ को पुट किया और मेरे पास जो आंसर आया यानी कि इलेक्ट्रिक पोल की जो हाइट है वो कितनी है? मेरे पास 10 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसकी खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करें, देखें किस तरीके से हो रहा है। और मैंने आपको बता दिया है ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे किस पे पड़े हुए हैं? वेबसाइट parkmcqs.com की वेबसाइट पर हैं। और इससे रिलेटेड आपको और MCQs parkmcqs.com की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ से थोड़ी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और लास्ट MCQs को देखते हैं हम अपने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट MCQs देखें, ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक बहुत लेंदी MCQs था, ठीक है। बहुत मतलब इसका सॉल्यूशन ही जो है ना वो समझ लो आप 6-7 पर्चों का सॉल्यूशन था, ठीक है। लेकिन ये मैंने 3 लाइनों का सॉल्यूशन लिखा है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से। वो कहता है कि 12 चिल्ड्रन टेक 16 days to complete a work which can be completed by 8 adults in 12 days। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक वो कहना ही चाह रहा है, कह रहा है कि 12 चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? 16 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट कर रहे हैं। और वहीं हमारे पास 8 अडल्ट कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 12 डेज़ के अंदर। अब अडल्ट क्या होते हैं आपको पता है भाई, चिल्ड्रन तो मतलब बच्चे, अडल्ट यानी कि बड़े बुजुर्ग लोग, ठीक है। बुजुर्ग ले लो या बड़े लोग कह लो। तो 8 बड़े बंदे 12 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर रहे हैं और 12 बच्चे 16 डेज़ के अंदर वही काम कंप्लीट कर रहे हैं। आगे कहता है आफ्टर वर्किंग 3 days, यानी कि काम 3 दिन के काम के बाद हमारे पास क्या होता है? 16 एडल्ट लेफ्ट हो जाते हैं, यानी कि 16 जो एडल्ट थे ना, जो बड़े लोग थे वो चले गए। फिर कहता है कि एंड 6 एडल्ट एंड 4 चिल्ड्रन ज्वाइन देम। फिर क्या होता है कि हमारे पास भाई जो 6 बंदे हैं और 4 बच्चे, ये दोनों मिलकर एक अपनी टीम बनाते हैं, यानी ज्वाइन होते हैं और फिर जो है वो वही काम को काम करते हैं, ठीक है। तो ये बताना है कि भाई वो हाउ मैनी डेज विल बी दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी कि जो बकिया काम रह गया है वो दोनों मिलकर, यानी कि 4 बच्चे और 6 अडल्ट कितने दिन के अंदर कर लेंगे काम। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है और थोड़ा मुश्किल है। और इसमें आप अगर गौर से देखो मेरा बेटा, कि उम्मीद है कि आपको ये सवाल तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन कहने का मतलब इसमें जो है वो ये भी है कि आपको बोल रहा था कि 16 एडल्ट लेफ्ट कर गए, तो हमें टोटल एडल्ट ही हमें बताए नहीं है ना उन्होंने, कि हमें यही नहीं पता है कि उसके अंदर जो बड़े लोग थे वो कितने थे। उसने ये बोल दिया कि भाई 3 दिन के बाद जो है ना वो 16 एडल्ट जा चुके हैं, तो टोटल एडल्ट तो हमें पता ही नहीं है कितने। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? क्या मतलब एक बंदा कितने दिन में मतलब एक दिन के अंदर कितना काम कर सकता है, ठीक है। कहने का मतलब अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखो कि भाई 12 चिल्ड्रन 16 डेज में काम कर रहे हैं और ये हमारे पास क्या है? C फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हम इसकी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। सेम एज इट इज हमारे पास 12 यहाँ पे डेज और 8 अडल्ट थे, ठीक है। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 8 बनता 8, 8 2 16, यानी कि हमारे पास एफिशिएंसी क्या आ गई? एक ही एफिशिएंसी मेरे को क्या मिली? 2 मिली, ठीक है। और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मुझे क्या मिली? यहाँ पे 1 मिली, ठीक है। अब कहने का सॉरी यहाँ पे ना इसकी 1 है और इसकी 2 है C की, और ये ना A की हमारे पास क्या है? वो 1 है। कहने का मतलब कि एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ रही है कि भाई इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना इसको रेशो के हटा के, तो ये क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2, यानी कि C की वैल्यू क्या है? 2 और A की वैल्यू क्या है? 1, यानी कि एक अडल्ट आपका बराबर है 2C, यानी कि ट्वाइस ऑफ चिल्ड्रन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक अडल्ट जो है वो एक दिन में काम कर रहा है, तो वही एक दिन में जो है वो आपके क्या है? 2 चिल्ड्रन काम कर रहे होंगे वही काम, ठीक है। मेरी बात समझे? जहाँ एक बंदा एक दिन में काम कर रहा है, अगर वहाँ बच्चों को काम करवाया जाए वही काम, तो वहाँ 2 बच्चे मिलकर वो एक काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात, ठीक है। फिर हमने जो है ना रिक्वायर्ड किया टाइम, हमें टाइम मतलब डेज मालूम करने थे ना, तो हमने रिक्वायर्ड किया कि भाई टाइम T डेज लग रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि भाई इनको काम को इनको T डेज लग रहे हैं। यहाँ हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे क्या है? T डेज लग रहे हैं, ये सपोज हो गया। फिर हमने अप्लाई किया MDH मेथड। अब MDH मेथड क्या होता है? यहाँ पे M स्टैंड फॉर मेन, D स्टैंड फॉर डेज और H स्टैंड फॉर हॉर्स, ठीक है।
ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमने सिंपल यहाँ पे जो है ये हमने यहाँ पे मेथड्स को जो है यहाँ पे जो भी हमें दे रहा था चीज़ें वो हमने यहाँ पे लिखी, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या है, एफिशिएंसी है हमारे पास। इसी तरीके से हमने यहाँ पे 16 एडल्ट्स, यहाँ पे 2 डेज़, यहाँ पे 3 हमारे पास जो है वो जो 3 डेज़ रिमेनिंग रह गए थे, तो हमने ये चीज़ जो है उसके इक्वल लिखी। और हमने लास्ट वाली जो स्टेटमेंट हमारे को दे रहा था कि भाई 6 एडल्ट और 4 चिल्ड्रन मिलके काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है 6 एडल्ट्स हैं, तो यानी कि उसकी एफिशिएंसी 2 हो गई। ठीक है, 1 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, 1 उसकी क्या है, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी। ठीक है, सिंपल हमने क्या है इसकी जो है हमने इसको सॉल्व किया तो 192 आ गया, इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास 96 आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 16 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 14 नहीं आएगा, 16 आएगा। जब इस हमने यहाँ से जो है टी की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई 6, यानी कि ये 6 एडल्ट्स और 4 चिल्ड्रंस कितने टाइम में काम करेंगे, 6 डे के अंदर अपना काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग काम रहेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा-सा सवाल तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा-सा खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईज़िली हो जाएगा आपका काम कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर करिएगा, और अपना स्कोर लाज़मी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे बताना, ठीक है? और अगर आपका कोई भी सवाल हो भले कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और जो भी अगर आपको वीडियो मतलब जो भी कुछ आपको समझ में आया या जो भी कुछ सीखने को मिला तो आप एक अच्छा-सा रिव्यू भी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर करिएगा।